दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश सर, आप सबका अल्टीमेट आइज के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। मैं विषय इसलिए कह रहा हूं कि भारत में इसकी एक अपनी महत्ता है, भारत में एक अपनी इसकी जरूरत है, भारत में लोकतंत्र की बुनियाद है और उस विषय को आज मैं टच करने का प्रयास किया हूं। दोस्तों बता दूं कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बुनियादी स्तर पे काम करने वाली संस्थान जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं, उस ग्राम पंचायत के संदर्भ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारा ऐसा विषय है, बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिसे शायद आप ठीक से नहीं समझ पाते हैं, जिसे आप सीरियल वाइज नहीं समझ पाते हैं या जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। उन सभी विषय को आज मैं आपके बीच में प्रेजेंट करूंगा। तो आज का जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो है ग्राम पंचायत से संबंधित पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन का सुदृढ़ीकरण। दोस्तों पंचायती राज भारतीय डेमोक्रेसी का लोकतंत्र है और भारतीय सरकारी व्यवस्था का एक ऐसा लेवल है जहां भारत की सबसे छोटी सरकार स्थानीय लेवल पर काम करती है और वह भी लोगों द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग भागीदार भी होते हैं और लोग जिम्मेदार भी होते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत में लगभग 70% के करीब करीब गांव क्षेत्र है और इसी के करीब करीब में गांव में लोग रहकर अपने जीवन यापन को तय करते हैं। तो गांव एक ऐसी बुनियाद को प्रदर्शित करती है जहां से भारत का दर्शन होता है, भारत की जानकारी प्राप्त होती है, भारत के बारे में उसका इतिहास, भूगोल गांव से संदर्भित होता है, जहां गांव में जिम्मेदारी, भागीदारी और ईमानदारी का स्वरूप देखने को मिलता है और गांव से ही भारत के सभी प्रकार के व्यवस्थाओं का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। उस गांव में विकास के लिए कौन सी व्यवस्था सबसे तत्परता और सबसे बेहतरीन तरीके से काम करती है, तो अगर ये प्रश्न बनकर पूछा जाए तो आप कहेंगे ग्राम पंचायतें, क्योंकि आप सबको पता होगा कि आपका विधायक शायद ही गांव में जाकर किसी विकास के कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार रहता होगा। आपका सांसद शायद ही गांव के किसी क्षेत्र में जाकर अपने विकास की निधि को खर्च कर रहा होगा। गांव के लोग पूरी तरह से विकास के बुनियाद को लेकर ग्राम पंचायतों पर निर्भर करते हैं। ग्राम पंचायतें गांवों में विकास की योजनाओं को निर्मित करने, उसे लागू करने तथा किसी भी स्टेप पर इंप्लीमेंट कराने के लिए जिम्मेदार संस्था है और यह भारत में सिर्फ आजादी से ही प्रारंभ एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि भारत के प्राचीन सामाजिक संगठन में भी ग्राम पंचायत को एक अहम रोल दी गई थी। जैसा कि आपको पता होगा कि न्याय पंचायत ग्राम पंचायत से संबंधित एक ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी गांव में, जिसमें गांव के किसी भी घटना दुर्घटना के लिए न्याय पंचायत गांव के लोगों के सामने बैठकर दोषी और जो अपराधी थे उनके खिलाफ न्याय देने का काम करती थी। जहां उस समय न बाहरी किसी पुलिस प्रशासन की जरूरत होती थी और न ही किसी सरकार की किसी आयाम की जरूरत होती थी, गांव के लोग ही अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए वहां एक संगठन बनाकर, न्याय पंचायत बनाकर इस कार्य को करते थे। तो भारत की व्यवस्था में ये बहुत पुरानी प्रथा है। अब जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद
एक ऐसी व्यवस्था के विकास के लिए बात उठी जिसकी शुरुआत अगर हम करने का प्रयास करेंगे तो महात्मा गांधी का नाम शायद हम जरूर से लेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा जो राम राज्य था, महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज्य था, वह गांव के विकास और गांव के एक तरह से कह सकते हैं कि बुनियादी लोकतंत्र को आधार बनाकर दिया गया एक ऐसी व्यवस्था जिसमें गांधी भारत की आत्मा गांव में बसती है, इस बात को लेकर उन्होंने अपनी चर्चा प्रारंभ करते थे। तो अगर हम राम राज्य की बात करें, जिसमें महात्मा गांधी के हिसाब से आदर्श न्याय की बात कही गई थी, जिसमें सत्य अहिंसा की बात कही गई थी, उसी प्रकार से अगर हम महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज की बात करें तो उसमें समानता, स्वतंत्रता के साथ एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना था जिसमें पूर्ण रूप से स्थानीय आधार पर गणतंत्र जैसी व्यवस्था का परिलक्षण दिखाई दे। इस तरह से महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की नींव रखने की बात कहा था और उन्होंने कहा था कि अगर भारत की विकास को प्रारंभ करना है तो इसकी शुरुआत गांव से करनी होगी। तो दोस्तों, आइए इन सभी विषयों को लेकर मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूं और आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर लगातार चलेगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप अगर हमारे नए श्रोता हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप किसी अपने दोस्त को शेयर करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी। तो हम शुरुआत में आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के साथ बने रहेंगे। और अभी चलते हम, जिसमें शुरुआत भूमिका को लेकर मैं प्रारंभ करता हूं कि लोकतंत्र की भूमिका में कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हम आपको बतावें तो आपको लगेगा कि वाकई में जो ग्रामीण लोकतंत्र है वह काम कैसे करती है और क्यों इसकी स्टेबिलिटी या इसकी स्थापना की गई है। दोस्तों, पहला कह रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा में हम ग्राम पंचायत को सिर्फ इसलिए नहीं स्थापित किए कि गांव का विकास होगा, बल्कि ग्राम पंचायत को इसलिए भी स्थापित किया गया ताकि शासन का विकेंद्रीकरण हो सके। दोस्तों, डिसेंट्रलाइज ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आयाम है, महत्वपूर्ण पैमाना है। अगर शासन की बागडोर किसी एक व्यक्ति के हाथों में शिफ्ट हो जाए, किसी एक संस्था में शिफ्ट हो जाए, शक्ति का केंद्रीकरण हो जाए, तो लोकतंत्र दूषित हो जाता है। लोकतंत्र कह सकते हैं कि संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए सत्ता हो, शासन हो या प्रशासन हो, उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और उसी भूमिका को हम महसूस करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन के बाद हम लोग ग्राम प्रशासन और ग्राम पंचायत की स्थापना करने में सफल हो गए। आज हमारी ग्राम पंचायतें ठीक ढंग से चल रही है। तो निश्चित तौर पे हम कहीं बता सकते हैं कि विकेंद्रीकरण का पूर्णतः स्वरूप हम अगर कर पाए तब जब गांव में संवैधानिक आधार पर ग्राम पंचायतों की स्थापना करने में सफल हो गए। तो दोस्तों, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को उतारने का काम अगर किया जाता है तो ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव के लोग मिलकर गांव के ही किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाकर गांव के विकास की जिम्मेदारी को तय कराते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम विकेंद्रीकरण के अंतर्गत एक ऐसी छोटी लघु सरकार गांव में स्थापित करते हैं जो गांव के विकास के लिए जिम्मेदार भी होती है और गांव के लोगों के प्रति जिम्मेदार भी होती है। तो कहीं ना कहीं हम बता सकते हैं कि ये आपकी लोक विकेंद्रीकरण का अवधारणा है। ये विकेंद्रीकरण को लेकर हमने इस काम को किया था। यह काम कब हुआ था, काम किस स्टेप में बढ़ा था, मैं आगे बताता रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज की एक बेहतरीन वीडियो है जिसमें ग्रास लेवल डेमोक्रेसी को भी हम डिफाइन करने का काम करने वाले हैं, और वो कैसे डिफाइन होगा आगे की वीडियो आप देखिए। स्थानीय स्वशासन का ऐतिहासिक विकास। अब हम ऐतिहासिक विकास की तरफ चलेंगे कि स्थानीय स्वशासन का ऐतिहासिक विकास भारत में
कैसे हुआ? हालांकि मैं पहले बता चुका हूं कि भारत में पंचायत बहुत ही प्राचीन व्यवस्था से चली आ रही एक ऐसी अवधारणा है जहां गांव की समस्या गांव के लोग गांव के लोगों के सामने बैठकर सॉल्व करते थे। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं एक सामान्य ऐतिहासिकता की बात करें तो हम बात करेंगे प्राचीन भारत में सभा और पंचायत जो भारत की प्राचीन ऐतिहासिकता को दर्शा रही हैं, जिसमें स्थानीय स्वशासन को कहीं ना कहीं हम स्टेबल करते हुए दिखा पाए थे। और उसके बाद अगर हम आगे और बढ़ते हैं तो ब्रिटिश काल में जब पहुंचते हैं तो ब्रिटिश काल में 1882 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इसी वर्ष के इर्द गिर्द में लॉर्ड रिपन भारत का नेतृत्व कर रहे थे, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। दोस्तों, उस समय वायसराय हो चुका था, तो इन्हें हम भारत का वायसराय कह सकते हैं। यह 1880 से लेकर 1884 के बीच में भारत के वायसराय के रूप में काम किए। इन्होंने काम तो बहुत अल्प समय तक किया था भारत के वायसराय के रूप में, लेकिन इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो योजना थी, सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था, वो स्थानीय स्वशासन को भारत में प्रारंभ कराना। दोस्तों, इनके द्वारा प्रारंभ किया गया स्थानीय स्वशासन भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन की पितामह के तौर पर देखा जाता है, अर्थात जनक के तौर पर देखा जाता है भारतीय स्थानीय स्वशासन को लेकर। यह इनकी जो परिकल्पना थी लॉर्ड रिपन साहब की, वो ये थी कि ब्रिटिश शासन जो है गांव स्तर तक पहुंचकर विकास के कार्यों को नहीं कर सकती है। ब्रिटिश शासन गांव में स्वशासन की स्थापना के लिए लोगों को जिम्मेदारी देगी, तब शायद ब्रिटिश शासन भारत में शासन की सफलता को भी दिखा पाएगी और गांव की सामान्य विकास और गांव के लोग गांव पे ही डिपेंडेबल हो जाएं, इसकी नींव पड़ सकेगी अगर हम स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ करेंगे, गांव स्तर पर प्रारंभ करेंगे। तो इनकी सोच बहुत ही अच्छी थी। एक तरह से देखा जाए तो लॉर्ड रिपन साहब भारत के वायसरायों में एक अच्छे उदारवादी वायसराय के रूप में पहचाने जाते हैं। इनका अल्पकाल भले ही रहा भारत में, बट इनके द्वारा प्रारंभ किया हुआ जो स्थानीय स्वशासन है और आज भारत के गांव में फल फूल रही है, भारत के गांव में ठीक ढंग से काम कर रही है, भारत के गांव के लोगों को सबसे अच्छी सरकार का अनुभव करा रही है। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को समझ पाएंगे। अब स्वतंत्रता के बाद की स्थिति को मैं बात उल्लेखित करूं तो बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति दो महत्वपूर्ण समिति है। मैं बता दूं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक प्रारंभ हुआ था, लिखने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी, जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांव में विकास की योजनाओं को पहुंचाने के लिए एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उन्होंने शुरुआत करने का प्रयास किया था, जिसमें गांव के लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, गांव के लोगों को समिति के रूप में गठित करके उन्हें सरकार से जोड़ा जाए और सरकार की योजनाओं को गांव तक प्रसारित किया जाए, उन्हें गांव में स्थापित किया जाए, गांव में उसको लागू किया जाए। इस तरह के काम के लिए बहुत सफल होता हुआ एक कार्यक्रम नहीं दिखाई दिया। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि फिर इसके बाद कुछ ऐसी व्यवस्था स्थापित किया जाए जो सही मायने में गांव का विकास करने के लिए जिम्मेदार हो सके। उसके लिए उन्होंने बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया था। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत को भारत में स्थापित करने का अपना सुझाव दिया। दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आंशिक रूप से जान लीजिए कि त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत सबसे छोटी इकाई के तौर पर ग्राम पंचायत होगी, उससे बड़ी इकाई जो जिला पंचायत सदस्य के रूप में होगी, जिसे जिला पंचायत समिति कहेंगे, और सबसे बड़ी जो स्तर होगी वो जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में होगी, अर्थात वह जिले के भीतर एक बॉडी के तौर पर पूरी पंचायत की व्यवस्था को गवर्न करेगा। तो दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत जो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा थी, जिसे आज भारत के अधिकांश गांवों में, अधिकांश राज्यों में लागू किया गया है, क्योंकि भारत सरकार ने फिर तय किया कि अभी जो व्यवस्था है उसमें अगर किसी राज्य की आबादी 20 लाख से अधिक होगी तो वहां त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था स्थापित होगी,
और जिस गांव की आबादी अगर 20 लाख से कम होगी, जैसे आप सिक्किम का आबादी उठा सकते हैं, मिजोरम की आबादी उठा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश की आबादी उठा सकते हैं, मेघालय की आबादी, गोवा की, ऐसे छोटे राज्यों की आबादी जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, अगर वहां पे पंचायत की स्थापना की जाएगी तो 2 स्तरीय पंचायत होगी, जहां पे मिडिल स्तर नहीं होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का स्तर होगा और नीचे ग्राम पंचायत का स्तर होगा। बीच में जो ब्लॉक पंचायत होती हैं, जिसे ब्लॉक प्रमुख के रूप में हम परिभाषित करते हैं उत्तर प्रदेश में, वो स्तर या वो लेवल नहीं होगा, अर्थात 2 स्तरीय होगा। तो बलवंत राय मेहता समिति ने अपना अनुशंसा दिया और इसी को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काम करना शुरू किया। उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक अच्छा सा अवसर दे दिया राजस्थान की सरकार ने। दोस्तों, राजस्थान की सरकार ने भारत में सबसे पहले ग्राम पंचायत की शुरुआत करा दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों से। मैं इसमें एक पिक्चर लगाया हूं, आप देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में 2 अक्टूबर को नागौर जिले में जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया और भारत की पहली पंचायत का उद्घाटन कराया गया। हालांकि वह कार्य राजस्थान सरकार का था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाकर उसे उद्घाटित किया गया 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। हालांकि आपसे क्वेश्चन बनता है कि पहला ग्राम पंचायत की शुरुआत किस राज्य में हुआ, तो आप कहते हैं राजस्थान में, लेकिन द्वितीय ग्राम पंचायत की शुरुआत की बात करता है तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में, क्योंकि 11 अक्टूबर 1959 को 7-8 दिन बाद तुरंत आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य हुआ जहां अपने वहां ग्राम पंचायत की उन्होंने शुरुआत कर दिया। तो राजस्थान देश का पहला राज्य होता है और आंध्र प्रदेश राज्य का दूसरा राज्य, देश का दूसरा राज्य होता है। तो ये तो पिक्चर मैंने दिखा दिया। अब आपको बता दूं कि यहां संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। अब संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ग्राम पंचायतों की स्थापना हो, इसके लिए बलवंत राय मेहता के बाद अशोक मेहता समिति को एक तरह से लगाया गया काम पे कि भाई ये भी सुझाव दे। इसने द्विस्तरीय समिति ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही। यह 1977 में गठित हुई थी और 1978 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, ये दोनों महत्वपूर्ण। फिर भी हम संवैधानिक स्वरूप पर नहीं पहुंच पाए, तो एक और समिति गठित की गई 1985 में, बी.आर. राव समिति। बी.आर. राव समिति ने 4 स्तरीय ग्राम पंचायत के लिए सुझाव दिया। 1985 में 4 स्तरीय ग्राम पंचायत की उन्होंने सुझाव दिया, जिसमें राज्य पंचायत होगा, जिला पंचायत होगा, ब्लॉक पंचायत होगा और ग्राम पंचायत होगा। हालांकि वह कामयाब नहीं हुआ। फिर जाकर सिंघवी समिति 1986 में गठित हुई और थुंगल समिति 1988 में गठित हुई। दोस्तों, समिति दर समिति की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और वो फैसला 1992 में लिया गया। 1992 में 73वां संविधान संशोधन 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने भारत की पंचायती व्यवस्था को एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदल कर रख दिया और राज्यों के लिए मैंडेटरी बना दिया, संवैधानिक बना दिया और इसकी स्थापना करना ही होगा, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बना दिया। दोस्तों, लेकिन आगे की श्रेणी को मैं बताऊंगा, उससे पहले कि आप जान लीजिए कि संवैधानिक आधार क्या है। दोस्तों, संवैधानिक आधार यह कहता है, जिसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 में एक अधिनियम लाया गया और उस अधिनियम के तहत भारत में पंचायती राज को बहुत बड़ा जिम्मेदार संस्था के तौर पर स्थापित कर दिया गया, जो विकेंद्रीकरण के साथ शासन में एक ऐसी इकाई के रूप में दिखाई देगा जहां राज्य सरकार केंद्र सरकार से स्वतंत्र एक संस्था बनेगी, जिसका चुनाव होगा, जिसकी वित्तीय एक तरह से कोष होंगे, जो अपनी विकास की योजनाएं खुद बनाएगा। बहुत सारी बातों का उल्लेख उसमें किया गया। इसको ध्यान में रखते हुए
73वां संविधान संशोधन किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। 24 अक्टूबर 1993 को इसे देश भर में लागू कर दिया गया और इसी के साथ यह भाग 9 भारतीय संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 में जो उल्लेखित था ग्राम पंचायत, उसके लिए बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े गए। 243 से लेकर 243 ओ तक अगर काउंट करेंगे तो 16 अनुच्छेद इसमें जोड़ दिए गए और 16 अनुच्छेद आधारित जो ग्राम पंचायत बनाया गया वो पूरी तरह से संवैधानिक बनी। 11वीं अनुसूची एक नए अनुसूची के रूप में भी शामिल किया गया ग्राम पंचायत के लिए। आप सबको पता होगा कि संविधान लागू होने के समय 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। अनुसूची 9, अनुसूची 10, 11 और 12, 4 अनुसूचियों को बाद में हम लोग जोड़कर आज अनुसूचियों की संख्या 12 किए हुए हैं। लेकिन 11वीं अनुसूची जो जिम्मेदारी तय करती है वो ग्राम पंचायत को लेकर जिम्मेदारी तय करती है। दोस्तों मैं बता दूं कि संविधान लागू होने के समय पंचायती राज के लिए 2 जगह बात कही गई थी। एक भाग 9 में कही गई थी जिसमें कहा गया भारत में ग्राम पंचायत की स्थापना की जाएगी और एक अनुच्छेद 40 में की गई थी। दोस्तों आर्टिकल 40 जो डीपीएसपी का आर्टिकल है जिसमें कहा गया था कि भारत में ग्राम पंचायतों की स्थापना किया जाएगा। हालांकि ये ड्यूटी दी गई थी राज्यों को। राज्यों को जो ड्यूटी थी कि जितना जल्दी हो सके गांवों में स्थानीय स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों की स्थापना करें, लेकिन बहुत हद तक सरकारें इस पर काम नहीं कर रही थी ठीक से, इसलिए संवैधानिक संशोधन करके इसे मैंडेटरी बनाने का काम किया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। तो संविधान में 2 जगह उल्लेख था ऑलरेडी। जब संविधान का निर्माण हुआ तो इन दोनों जगहों पर उल्लेख था, लेकिन इसका इंप्लीमेंट शुरू इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये एक तरह से रिस्पॉन्स नहीं करता था और यह एक तरह से राज्य सरकारों को जिम्मेदार नहीं बनाया था लागू करने के लिए। डीपीएसपी होने के नाते आप सबको पता होगा कि जो नीति निर्देशक तत्वों में बातें कही जाती हैं वो राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। राज्य अपने संसाधन अनुसार समयानुसार उस विषय को लागू करता है। उसके लिए आप न्यायपालिका में भी नहीं जा सकते हैं। हमारी संवैधानिक व्यवस्था यही कहती है। इसलिए हम राज्यों को प्रेशराइज करके या राज्यों को जवाबदेह बनाकर हम इसको तय नहीं करा पाते थे या लागू नहीं करा पाते थे। तो खैर ये तो संविधान लागू होने के समय बातें कही गई थी। तो 11वीं अनुसूची जो है उसमें 29 विषय दिए गए हैं। गांव के विकास के लिए 29 विषय पर गांव का विकास किया जाएगा। यह जो शक्ति है 29 प्रकार की, इसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, गांव के खेत खलिहान से जुड़ा हुआ विषय है, कृषि से जुड़ा हुआ विषय है, उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि फंडिंग व्यवस्था है, कर चुंगी इत्यादि की बात कही गई है, उसमें नहर नाले की बात कही गई है। इस तरह के बहुत सारे 29 विषय आपके ग्राम पंचायत के लिए उल्लेखित किए गए हैं, जिस पर कानून बनाने का काम, उस पर योजना बनाने का काम, उसकी बजट बनाने का काम इत्यादि प्रकार के काम ग्राम पंचायतें कर सकती हैं। इसके लिए 29 विषय चिन्हित किए गए हैं जिस पर काम ग्राम पंचायतों की तरफ से किए जाते हैं। तो वही बात इसमें दर्शाया गया है कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए हैं। भाग 9 में अनुच्छेद को बढ़ाकर 16 अनुच्छेदों के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है और 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे संवैधानिक आधार दिया गया था। यह बात इसमें आपको बताई गई है। इससे आगे के मैं बात बताऊं तो आप देखेंगे कि पंचायती राज त्रिस्तरीय संरचना उसकी क्या है। दोस्तों जैसा कि मैं पहले ही बताया हूं कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत का उल्लेख किया था और उसी पंचायती व्यवस्था को लगभग भारत के बड़े राज्यों में लागू किया गया है। वह क्या है आप देख लीजिए। पहला ग्राम पंचायत लिखा हुआ है जो एक छोटी इकाई है जो काम करती है। उसके बाद पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पे काम करती है वो है, और तीसरा है जिला परिषद जो सबसे बड़े लेवल पे काम करती है, उसकी बात कही गई है। अपवाद में छोटे राज्यों में द्विस्तरीय, जैसा कि मैं बताया हूं, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत की बात कही थी और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही थी। मैं एक थोड़ा सा चार्ट बना दूं। एक लेवल है गांव का लेवल, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। पहले तो आपसे अगर पूछा जाए ग्राम पंचायतों का चुनाव कैसे होता है तो आप सीधे कहेंगे कि ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि गांव के लोग ही गांव
कि किसी व्यक्ति को यह जिम्मेदारी देते हैं, अर्थात अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। तो इस तरह से इसमें सामान्य तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए होंगे तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं, और त्रिस्तरीय के अंतर्गत जनता के सामने फर्स्ट स्टेप में किसे चुनने का मौका मिलता है, एक ग्राम प्रधान जो होता है उसे चुना जाता है। फिर एक बैलेट पेपर मिलता है और बीडीसी का चुनाव होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इन्हें कहा जाता है। यह भी जनता सीधे चुनती है। और तीसरा जो जनता सीधे चुनती है वो जिला पंचायत सदस्य को चुनती है। हालांकि यह स्तर त्रिस्तर नहीं है, यह फर्स्ट लेवल पर प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, ऐसे लोग निर्वाचित होते हैं। अब देखेंगे, अब सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में बीडीसी के सदस्य अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनते हैं जो अप्रत्यक्ष चुनते हैं, मींस कि इनडायरेक्ट वो चुनाव करते हैं। और वह जो जिसे चुनते हैं उसे कहा जाता है खंड ब्लॉक प्रमुख या खंड प्रमुख, जिसे हम ब्लॉक प्रमुख भी कह सकते हैं। ये ब्लॉक प्रमुख होता है। अब यह इसका लेवल बड़ा होता है, इसका क्षेत्र बड़ा होता है। ये करीब करीब आपके गांव के 30-40 गांव का एक तरह से पंचायत प्रमुख होता है, और उसे बीडीसी अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। गांव गांव में जो बीडीसी चुने जाते हैं या ग्राम पंचायत स्तर पर जो बीडीसी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, वही बीडीसी मिलकर अपने लिए ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। तो ये सेकेंड लेवल हो गया, जिसे हम द्विस्तरीय कहते हैं। अब त्रिस्तरीय के अंतर्गत क्या होता है कि जिसे आप चुने हैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में, फिर इनकी जिम्मेदारी होती है अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनने की। तो जिला पंचायत सदस्य के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। आप देख सकते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, जो एक जिले में एक व्यक्ति होता है, और यह व्यक्ति जिले का पंचायत प्रमुख होता है, और इस व्यक्ति के ही माध्यम से विकास की योजनाएं बहुत नीचे लेवल तक पहुंचती है। तो एक स्तर प्रधान का हो गया, जिसे बिहार में मुखिया भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में प्रधान कहा जाता है। दूसरा स्तर ब्लॉक प्रमुख का हो गया, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और तीसरा स्तर भी जिला पंचायत अध्यक्ष, यह भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लेकिन इन्हें चुनने के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, जिसे जिला पंचायत सदस्य कहते हैं, वो जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव करते हैं, और जो बीडीसी होते हैं वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि बहुत हद तक आप देखे होंगे कि ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव करते समय बड़ा धांधली होती है, खरीद फरोख्त की बात आती है, बीडीसी को खरीदा जाता है, ऐसी भी बात आती है। इनडायरेक्ट चुनाव में ऐसी परिस्थितियां बनती है जब कुछ ही लोगों को खरीदने से अगर कोई व्यक्ति पद प्राप्त कर लेता है तो शायद उस व्यक्ति के लिए सबसे आसान रास्ता होता है खरीद फरोख्त के रास्ते। इसलिए इस समय कहीं न कहीं ब्लॉक प्रमुख पद पे और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पे प्रश्न चिन्ह है कि क्या इन्हें भी प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य के रूप में चुना जाए, और जनता के तरफ से प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करके इन्हें जो बीच का धांधली है या जिस तरह से चुनावी रंजिश समझ देखने को मिलती है, उसका समापन कैसे की जाए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में यह बात एक समिति के द्वारा दी गई थी। सरकार ने इंटरनल समिति बनाकर यह सुझाव मांगा था, तो समिति ने कहा था कि ये तीनों लेवल पर जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करे। खैर, वो समिति का सुझाव था, सरकार माने न माने वो अलग विषय है। फिलहाल की स्थिति यह है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, बीडीसी का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। यह पहला लेवल है। दूसरा लेवल ब्लॉक प्रमुख का होता है, तीसरा लेवल जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है। तो इसमें जो है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर और जिला परिषद, ये तीनों लेवल होते हैं। छोटे राज्यों में द्विस्तरीय की जब बात आती है तो ये ब्लॉक प्रमुख वाला पद समाप्त हो जाता है, अर्थात ये पद नहीं रहता है, बाकी प्रधान रहते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष रहता है। बीच के जो मिडिल पोजीशंस है उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि सामान्य तौर पर एक राज्य की आबादी 20 लाख से कम होती है, और 20 लाख से कम आबादी वाले जिले छोटे छोटे होते हैं, उनकी जनसंख्या छोटी छोटी होती है, और उसमें कई लेवल रखने का मतलब कि काम में डिले आएगा, काम में रुकावट आएगी और शायद काम बाधित होगी। इसको ध्यान में रखते हुए सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था कि जब 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य होंगे तो वहां पे सामान्य तौर पे क्या होंगे, द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था होगी। इसी को लेकर मैंने इसमें आपको बताया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ग्राम सभा क्या होती है। दोस्तों, ग्राम सभा लोकतंत्र की आधारशिला होती है।
लोकतंत्र की बेस होती है, लोकतंत्र की बुनियाद होती है। दोस्तों, ग्राम सभा में जो गांव की आबादी है, अगर उस आबादी की उम्र 21 वर्ष हो चुकी, 18 वर्ष हो चुकी है, उस गांव की आबादी अगर की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, तो सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। और ग्राम सभा के सदस्य अर्थात ये सभी सदस्य मिलकर ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव करते हैं। ये लोग ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव करते हैं। तो ग्राम सभा लोकतंत्र की आधारशिला है। गांव में लोकतंत्र, गांव ग्रामीण संसद कही जाती है। उनके प्रति जिम्मेदार होते हैं प्रतिनिधि, और उनके द्वारा सुझाए गए कार्यों को करने के लिए लगातार प्रेशर रहता है उनके ऊपर। वह जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्य को निर्वहित करने के लिए एक तरह से लगे रहते हैं। और इस तरह से शक्तियां व कार्य, ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शक्तियां तो यह भी है कि चाहे तो ग्राम सभा के लोग अपने पंचायत के प्रतिनिधियों को वापस बुला सकते हैं, उन्हें कार्यों की जिम्मेदारी दे सकते हैं, उनसे कार्यों की उम्मीद कर सकते हैं, सुझाव भी उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह के बड़े कार्य करने के लिए वह एक तरह से ग्राम सभा के लोग होते हैं। सामाजिक रूप से अंकेक्षण जो है, सोशल ऑडिट जो है, ये लोग क्या करते हैं मैं बता दूं तो ये गांव के जो फंडिंग होती है, गांव के जो एक तरह से कह सकते राजस्व होते हैं, उस राजस्व पर गांव के लोग, गांव के एक तरह से जनप्रतिनिधि, गांव के लोकतांत्रिक जो सदस्य होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह फंड को एडिट कर सकें, फंड को देख सकें, क्या खर्च हो रहा है उनको पता हो सके, कहाँ किस लेवल पर काम हो रहा है उसकी जानकारी हो सके। पूरी ग्राम पंचायत के सामने एक लिस्ट लगती है, उस लिस्ट पर सहमति दर्शाने के लिए लोगों का सुझाव मांगा जाता है। तमाम तरह के ऐसे कार्य होते हैं जो सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत होते हैं, और यह भी कार्य ग्राम सभा से जुड़ा हुआ है। इस कार्य को गांव में होते हुए हम लोग देख पाते हैं। अगर नहीं देख पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की लिपापोती या लापरवाही होती है, जिसकी वजह से हम सामान्य तौर पर इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। आगे हम देखते हैं तो एक पिक्चर मैंने बड़ा सुंदर लगाया है। ये पिक्चर जो भी बड़ा अच्छा दिख रहा है, जिसमें कुछ लोग सामने बैठे हुए हैं। इनकी संख्या काउंट करेंगे तो 5 दिखाई दे रही है, जिसे हम पंच परमेश्वर का दर्जा देते हैं। और ये लोग न्याय पंचायत के अंतर्गत गांव के लोगों के सामने ही बैठकर न्याय देने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बहुत सारे गांव के लोग अपने पंच परमेश्वर की तरफ ध्यान देते हुए ये उम्मीद कर पा रहे हैं कि जो भी गांव के संबंधित समस्याएं हैं उसका निदान कैसे किया जा रहा है, और जो पंचायत के सदस्य लोग हैं उस निदान को करते समय कितनी ईमानदारी, कितनी जिम्मेदारी और कितनी भागीदारी तय कर रहे हैं, यह भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये पिक्चर कई बातों का उल्लेखित करता हुआ दर्शन करा रहा है, जिसमें गांव की झोपड़ियां, गांव के घर, गांव में पेड़ पौधे, ग्रीन बेल्ट, ये सब कुछ दर्शाने का काम इस पिक्चर के माध्यम से किया गया है। गांव के लोग जिस रंग रूप में दिखाई देते हैं, साड़ियां, घूंघट इत्यादि जो आपको नजर आ रहा है, ये कंप्लीटली गांव का दर्शन करा रहा है ये पिक्चर। हालांकि ये बनाया हुआ पिक्चर है, लेकिन है ये पूरी तरह से गांव को संदर्भित करता हुआ पिक्चर। तो अब आ जाइए पंचायती राज संस्थाओं की संरचना। दोस्तों, किसी भी व्यवस्था को बनाते समय उसका स्ट्रक्चर बनाना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हर कार्य, हर व्यवस्था अपने बुनियाद पर ही आगे बढ़ती है। तो हम जो ग्राम पंचायत बनाए हैं उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाए हैं, उसकी संरचना बनाए हैं। संरचना क्या कहती है कि वह निर्वाचन प्रक्रिया होगी। निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत अर्थात यह है कि गांव के पंचायती व्यवस्था का एक बाकायदा निर्वाचन होगा। निर्वाचन करने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। 5 वर्ष पे ग्राम पंचायतों का निर्वाचन कर लेना है, यह मैंडेटरी है। अगर किसी पंचायत सदस्य के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है या किसी कारणवश उसका पद खाली होता है तो 6 महीने के भीतर पुनः वहां चुनाव कराना होता है, या फिर 5 साल कार्यकाल समाप्त होता है
तो हर हाल में 6 महीने के भीतर चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग को दी गई है। तो यह भी एक स्ट्रक्चर के अंतर्गत किया गया कार्य है। इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भारत में जो लोग रहते हैं वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से कुछ लोग पिछड़े हुए हैं। अगर उनकी भी भागीदारी, उनकी भी जिम्मेदारी अगर तय होती हुई ग्राम पंचायत में दिखाई नहीं देगी तो फिर एक गैप रह जाएगा भारत के गांव में कि गांव के कुछ लोग अमीरी और संपन्नता के कारण इस पूरी व्यवस्था पर काबिज हो जाएंगे और फिर गांव के वह दूर दराज और जो है कि गांव के अंतिम पौदान पर खड़े हुए लोग फिर से एक बार पिछड़ते हुए नजर आ जाएंगे। इसीलिए गांव के पंचायतों में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण क्या कहता है मैं उसको भी ठीक से आपको समझा दूं तो भारत में एससी एसटी के लिए आरक्षण की मैंडेटरी व्यवस्था है। मतलब यह पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत बात बताई गई है कि जो राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन होगा उस राज्य स्तर पे गठन करते समय राज्य सरकार की जिम्मेदारी दी गई है कि उस राज्य में जितने भी प्रतिशत में एससी और एसटी होंगे उनके प्रतिशत के हिसाब से सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया जाएगा। अर्थात उनके लिए जो रिजर्वेशन है उनके जनसंख्या के अनुपात में करना ही होगा। यह संवैधानिक व्यवस्था में तय की गई है। इसमें यह भी तय किया गया है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मैंडेटरी होगा। अर्थात तो वहां महिलाओं के सशक्तिकरण को देखते हुए, महिला भागीदारी को देखते हुए, महिलाओं की जो है कि बात और महिलाओं के पूरी संख्या की लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हुए महिलाओं की सरकार में, महिलाओं के ग्राम प्रतिनिधियों में एक अच्छी खासी संख्या दिखाई दे, उस संख्या के बल पर उन्हें सशक्त करने का अवसर दिया जाए, इसलिए भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। यह हर राज्य के लिए मैंडेटरी है। यह अलग विषय है कि कुछ राज्यों ने 33% आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया महिलाओं के लिए। यह और अच्छी बात है। जैसे बिहार ने इसकी पहल किया। बिहार में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दी जाती है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दी जाती है। ये 33% से आगे भी बढ़ा दिए क्योंकि इसको आगे बढ़ाने का कार्य सामान्य तौर पर राज्य सरकार के विधानसभा के तरफ से किया जाता है और विधानसभा अगर कोई प्रस्ताव पारित करके चाहे तो अपने राज्य में आरक्षण के परसेंटेज को बढ़ा सकती है। तो यह कार्य मध्य प्रदेश, बिहार जैसे कुछ राज्यों ने कर लिया है जहां अपवाद के तौर पर 50% आरक्षण लागू है। दोस्तों मैं बता दूं कि ओबीसी के लिए कोई बात नहीं कही गई, लेकिन ओबीसी आरक्षण के लिए भी इसमें प्रावधान है। जैसे राज्य चाहें तो अपने यहाँ विधानमंडल में एक प्रस्ताव को पारित करके ओबीसी के लिए आरक्षण लागू कर सकते हैं। सीटों का आरक्षण ओबीसी को भी प्राप्त हो सकता है। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ओबीसी के लिए भी आरक्षण 27% किए गए हैं। अर्थात ओबीसी जाति के लोग भी पंचायतों में आरक्षण प्राप्त करते हैं, वह लोग भी, उनके लिए भी सीटें रिजर्व की जाती हैं। यह राज्य सरकारों पर डिपेंड करती है कि कौन सी राज्य सरकार ओबीसी की जातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था करती है। दोस्तों इसका कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 वर्ष होता है। अर्थात जो जनप्रतिनिधि पंचायत के अंतर्गत निर्वाचित होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये 5 वर्ष एक अच्छा वर्ष होता है। एक अच्छे समय तक उन्हें अपने पद पर रहकर गांव की विकास करने की जिम्मेदारी दी गई है। कार्य और शक्तियां उनकी बड़ी होती है क्योंकि गांव के विकास की पूरी जिम्मेदारी उनके पास होती है। पहले ही मैंने बताया कि 29 विषय होते हैं जिस पर वो काम करते हैं और इस प्रकार से उन्हें एक व्यापक क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलता है। वह बड़े गांव के लिए बड़े शक्तिशाली एक प्रतिनिधि होते हैं जो जनता के तरफ से निर्वाचित होते हैं और जनता के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए उनका कार्य भी महत्वपूर्ण है और उनकी शक्तियां भी बड़ी है और इसको ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी जाती है। 11वीं अनुसूची के विषय जो मुख्य रूप से हैं वह कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, ऐसे बहुत सारी 29 विषय हैं जिस पर एक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को काम करने का अवसर मिलता है। राज्य सरकार की भूमिका क्या है इसको जरा समझ लीजिए। तो राज्य सरकार की भूमिका बड़ी है। हालांकि समय समय के साथ राज्य सरकार की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि अगर राज्य सरकार ग्राम पंचायतों पर अपना अधिकार रखेगी तो ग्राम पंचायत स्वतंत्र और स्वच्छंद रूप से कैसे काम कर सकते हैं। हमेशा हर काम के लिए राज्यों पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार अभी फिलहाल की स्थिति यह है तो
उसकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि फंडिंग के लिए पंचायतों को राज्य पर निर्भर होना है। शासन प्रशासन के लिए पंचायतों को राज्य पर निर्भर करना होता है। राजनीतिक रूप से एक तरह से कह सकते हैं कि सक्षम बनने के लिए राज्य सरकार जब चुनाव कराएगी, जिस हिसाब से चलेगी उस हिसाब से हमको करना है। आरक्षण की व्यवस्था भी राज्य सरकार की तरफ से तय किए जाते हैं कि कहाँ ओबीसी होंगे, कहाँ जनरल सीट होगी, कहाँ से एससी सीट होगी, कहाँ महिला सीट होगी। तो मतलब पूरी कमान एक तरह से कह सकते हैं ग्राम पंचायतों का वो राज्य सरकारों के हाथ में है। तो फिलहाल ये महात्मा गांधी के संकल्पना से विपरीत है, क्योंकि महात्मा गांधी ने गांव में लघु गणतंत्र की स्थापना की बात किया था, और इसके आधार पर देखा जाए तो कहीं से भी गणतंत्र स्थापित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पंचायत हर काम के लिए राज्य सरकार पर डिपेंड करती है, जो पंचायतों की मूल भावना के विपरीत है। फिलहाल जब तक गांव में फंडिंग की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तब तक तो राज्य सरकार के ही फंड से ग्राम पंचायतें संचालित होती रहेंगी। इसलिए राज्य सरकार एक बड़ी भूमिका में है अगर ग्राम पंचायतों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। आ जाइए अब, स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है? स्थानीयता का मतलब होता है जहां पे आप रहते हैं, जिस सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं, जिस भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग करते हैं, उसे हम स्थानीयता कहते हैं। और स्वशासन का मतलब क्या होता है? वही लोग आपस में ही एक अपने लिए शासन की स्थापना करें तो उसे स्वशासन कहते हैं। तो स्थानीय स्वशासन के रूप में तो हम यही बात कह सकते हैं। फिलहाल लिखा क्या है देख लीजिए, स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा स्वयं अपने क्षेत्र के प्रशासन और विकास से जुड़े कार्यों का संचालन करना, अर्थात स्थानीय लोग अपने द्वारा स्वतः अपने लिए विकास के कार्य हो, प्रशासन की शक्तियां हो, या फिर कार्य योजना की शक्तियां हो, कार्य नियोजन की शक्तियां हो, इन सभी शक्तियों के लिए स्वतः जिम्मेदारी लेते हों और स्वतः एक जिम्मेदार संस्था और व्यक्ति के रूप में अगर वो काम कर रहे हों, तो उन्हें हम स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत काम करता हुआ व्यक्ति कह सकते हैं, प्रतिनिधि कह सकते हैं। अब आ जाइए पंचायती राज और सुशासन। दोस्तों, पंचायती राज शब्द अपने आप में क्या इंडिकेट कर रहा है कि पंचायत में भी राज चलता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे छोटी सरकार कहाँ काम करती है, तो गांव में करती है। भारत की सबसे छोटी सरकार कौन होती है, तो ग्राम पंचायत, अर्थात मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं। तो पंचायती राज के अंतर्गत कौन कौन सी बात कही जाती है? सहभागी शासन होता है। सहभागी शासन का मतलब क्या होता है? जिसमें सबकी भागीदारी हो, ऐसा शासन जिसमें हर किसी की भागीदारी हो, हर किसी की जिम्मेदारी हो, हर लोग मिलकर अपने गांव के लिए विकास हेतु कार्यों का चुनाव करते हों, विकास हेतु क्षेत्र का चुनाव करते हों, विषय का चुनाव करते हों। तो इस प्रकार के शासन प्रशासन को हम सहभागी शासन कह सकते हैं। इसमें पूरी तरह से गांव के लोग किसी दूसरे पर डिपेंड न करके सेल्फ डिपेंडेबल हों, ऐसी व्यवस्था होती है। महिला सशक्तिकरण उसमें दूसरा रोल है। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महिलाओं का पिछड़ापन अगर कहीं देखेंगे तो ग्रामीण महिलाओं का पिछड़ापन देख सकते हैं, क्योंकि गांवों की महिलाओं को सिर्फ खाना बनाने खिलाने के लिए ही जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि आज की परिवेश थोड़ा सा बदला हुआ परिवेश है, जिसमें हर महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं, हर महिलाएं कुछ काम करके अपने परिवार को जिलाने खिलाने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। सरकार की योजनाओं में भी महिला सशक्तिकरण को, वुमन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज के परिवेश कुछ बदल चुके हैं। लेकिन अगर प्रारंभिक परिवेश में हम जब झांकने का प्रयास करते हैं तो महिला मतलब घूंघट और पर्दे के पीछे रहने वाली एक ऐसी मानवीय जो है कि व्यक्तित्व, जिसमें उन्हें सिर्फ घर के कार्य के लिए ही जिम्मेदार बनाकर रखा गया था। तो इसलिए भी पंचायतों के माध्यम से अगर महिला सशक्तिकरण होगा तो निश्चित तौर पर वास्तविक लोकतंत्र गांव में स्थापित हो पाएगी, क्योंकि महिला मतलब 50% आबादी। अगर 50% आबादी को आप सीधे अवसर नहीं देंगे शासन प्रशासन के लिए, तो निश्चित तौर पर आपका बुनियादी लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा। आप गांव में जो स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए महिलाओं का सशक्त होना, महिलाओं की भागीदार बनाना, महिलाओं को जिम्मेदार बनाना इस पंचायती राज और सुशासन की महत्वपूर्ण कड़ी है। सामाजिक न्याय, दोस्तों सबसे ज्यादा
भेदभाव सबसे अधिक, कुरीतियां सबसे अधिक, छुआछूत अगर कहीं देखा जाता है तो गांव में देखा जाता है। गांव के लोग इमोशन होते हैं, परंपराओं को लेकर चलते हैं, एक तरह से ट्रेडिशनल जीवन को ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ज्यादा सामाजिक न्याय वहां स्टेबल होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसलिए पंचायतों की एक जिम्मेदारी भी है और पंचायती राज की एक व्यवस्था भी है कि जब तक सामाजिक न्याय पर काम नहीं होगा, जब तक आदर्श न्याय पर काम नहीं होगा, तब तक हम पंचायतों के माध्यम से कुछ भी विकास करते रहेंगे। भेदभाव उन सभी और अन्याय जो है वह सभी तरह के कार्यों को धूमिल कर देगा, क्योंकि न्याय आधारित कार्य ही सबसे बड़ा रिस्पॉन्स वर्क माने जाते हैं। इसलिए गांव के लोग सामाजिक न्याय को स्थापित करें। छुआछूत, जाति प्रथा, रूढ़ियां इत्यादि प्रकार की जो कुरीतियां हैं, जब तक वो समाप्त नहीं होगा, जब तक सामाजिक न्याय, सबके साथ बराबर का न्याय, सबके साथ जो है कि जरूरी न्याय, यह जब तक आप स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम सामाजिक न्याय को प्राप्त नहीं करेंगे। और जब तक सामाजिक न्याय को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक वास्तविक पंचायती राज की स्थापना नहीं हो पाएगी। स्थानीय विकास योजनाएं, दोस्तों लोकल स्तर पर जो विकास की योजनाएं अगर बनेगी नहीं, लोकल स्तर पर विकास की योजनाओं को प्रारंभ नहीं किया जाएगा, तब तक दिल्ली और लखनऊ से आने वाली योजनाओं को गांव तक पहुंचाना और गांव में लागू कराना बहुत मुश्किल का विषय है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि राजीव गांधी साहब प्रधानमंत्री होते हुए एक बयान दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब दिल्ली से मैं 100 रुपया भेजता हूं तो घिसते घिसते गांव में 15 रुपया पहुंचता है। अर्थात आप इससे समझ सकते हैं कि उन्होंने जिस मंशा का उल्लेख किया था, वह मंशा इसी बात को दर्शा रहा है कि दिल्ली से योजनाएं अगर गांव में पहुंचेंगी तो निश्चित तौर उसमें लिपापोती होगी, उसमें भ्रष्टाचार होगा, उसमें रुकावटें आएंगी, उसमें डिले होगा, इस प्रकार की समस्याएं उस योजना के साथ बनी रहेगी। इसीलिए सामान्य तौर पर अगर देखा जाए कि गांव के लोग ही स्थानीय स्तर पर विकास की योजनाओं को चलाएंगे, विकास की योजनाओं को लेकर आएंगे, तो निश्चित तौर पर 100% के साथ वो लागू होता हुआ दिखाई देगा, वह कार्य योजना में आपको नजर आएगा, उससे गांव के लोगों को सीधा लाभ मिलता हुआ जो है कि दिखाई देगा। इस प्रकार की जो कार्य हैं वो निश्चित तौर पे आप देख पाएंगे सीधे तौर पर, यदि गांव की योजनाएं गांव में ही लागू करने के लिए और गांव के लोगों की तरफ से ही निर्मित किया गया हो, तो निश्चित तौर पे काफी महत्वपूर्ण है ये। अब देखते हैं कि पंचायती राज में सुधार के प्रयास क्या हो सकते हैं। निश्चित तौर पर किसी भी व्यवस्था में सुधार उसकी प्रगति का सबसे बड़ा सूचक होती है, प्रगति का सबसे बड़ा कारक होता है। अगर किसी व्यवस्था में सुधार रुक जाए तो निश्चित तौर पर व्यवस्था धीरे धीरे मरणासन की तरफ चली जाती है, लिपापोती की तरफ चली जाती है, निराशा की तरफ चली जाती है। इसलिए सुधार की गुंजाइश के माध्यम से ही गांवों में सशक्त और ग्लोबल गांव के रूप में हम गांव के विकास को कर सकते हैं। इसके लिए सुधार के लिए क्या क्या चिन्हित किए गए हैं। ई पंचायत की स्थापना गांव में हो सके, निश्चित तौर पे हो रही है। टेक्नोलॉजी के आधार पर, डिजिटलाइजेशन के आधार पर, तमाम तरह के आधुनिक एक तरह से आयाम के आधार पर गांव में ई गवर्नेंस, ई पंचायत और ई न्याय की व्यवस्था हम लगातार करते जा रहे हैं। सरकार जैसे जैसे सशक्त हो रही है, जैसे जैसे देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म मजबूत हो रहे हैं, इंटरनेट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित हो रहा है, निश्चित तौर पे गांव में ई गवर्नेंस की व्यवस्था हम करने में लगातार प्रयासरत हैं। ई पंचायत को स्थापित करने में हम लगातार काम कर रहे हैं। देखे होंगे आप, तो गांव में इस समय पंचायतों में एक ऑपरेटर की स्थापना की जा रही है। उन्हें कंप्यूटर दिया जा रहा है, उन्हें वाईफाई दी जा रही है, उन्हें लगातार गांव के लोगों की समस्याओं का निदान के लिए उन्हें नौकरी दी गई है। इस प्रकार के काम करते हुए ई पंचायत की तरफ बढ़ने का काम किया जा रहा है। पंचायत विकास सूचकांक, दोस्तों ये पंचायत विकास सूचकांक यह एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें गांव के कार्यों को आधार बनाकर चिन्हित किया जाता है कि कौन सा गांव किस लेवल पर काम करने में सक्षम है। इंडेक्स आधारित उस गांव की रेटिंग तय होती है।
जिसमें वो गांव बेहतर करता हुआ दिखाई देता है तो उसको मॉडल गांव के रूप में चिन्हित किया जाता है। उस गांव को अन्य गांवों के सामने पहुंचाकर, उस गांव के मॉडल को अन्य गांवों के सामने पहुंचाकर उन्हें प्रेरित किया जाता है। बहुत सारे लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उन्हें जिम्मेदार व्यक्तित्व के रूप में चिन्हित किया जाता है। तमाम तरह के कार्य इस प्रकार से करने का एक अवसर दिया जाता है पंचायत विकास सूचकांक के अंतर्गत। तो यह इंडेक्स जो है कि ग्रामीण मंत्रालय की तरफ से लगातार जारी किए जाते हैं। इस इंडेक्स के माध्यम से आप आदर्श ग्राम पंचायत और बेहतर ग्राम पंचायत का एक लिस्ट आप देख सकते हैं। कभी भी आपके सामने वो हर साल निकाली जाती है। ग्राम पंचायत विकास योजना, दोस्तों ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें सबकी योजना, सबका विकास की बात कही जाती है। 2015-16 में सरकार ने इस योजना को लागू किया, जिसमें ग्राम सभा की भागीदारी को चिन्हित करने के लिए, ग्राम सभा की भागीदारी को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें सरकार की कोशिश ये थी कि सबकी योजना और सबका विकास के रूप में एक ऐसा मिशन प्रारंभ हो जिसमें लोग मिलकर अपनी योजनाओं का निर्माण कर सकें ताकि लोगों का विकास हो सके। इसलिए 2015-16 में सरकार की एक योजना है जिसे हम इसे भारत में पंचायती सुधार के अंतर्गत एक प्रयासरत व्यवस्था के रूप में देख पाते हैं। स्वामित्व योजना जो है दोस्तों, स्वामित्व योजना भारत सरकार की एक योजना है जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। इसकी शुरुआत 2020 में होनी थी, लेकिन यह प्रारंभ किया गया 24 अप्रैल 2021 को। दोस्तों स्वामित्व योजना के अंतर्गत बहुत सारे कार्यों को गांवों से प्रारंभ करने तथा पंचायती राज में तेज गति से सुधार करने और पंचायतों को और सशक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से की गई एक योजना थी, जिसमें सबसे बड़ा इसका मूल स्वरूप क्या था कि गांवों की संपत्ति को चिन्हित करते हुए, जैसे ड्रोन के माध्यम से सरकार गांव के संपत्ति को चिन्हित करेगी, संपत्ति का मुखिया तय करेगी और उस संपत्ति को उस मुखिया के साथ जोड़कर उसे सशक्त बनाने के लिए अवसर देगी। जैसे उनको क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता है, उनको लोन दिए जा सकते हैं, उनके विकास के लिए अवसर दिया जा सकता है। इस प्रकार के स्वामित्व योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से कार्य किया गया, जिसमें एक तरह से मकान मालिक कह सकते हैं, संपत्ति मालिक कह सकते हैं, संपत्ति स्वामी कह सकते हैं, उसके नाम को चयनित करना था, उसके नाम को चिन्हित करना था। यह मूल रूप से सरकार के द्वारा किया गया एक काम था जिसे 2021 में प्रारंभ किया गया 24 अप्रैल। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस दिन भारत में ग्राम पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिवस के दिन इसे लागू करते हुए भारत में एक नए सिरे से पंचायतों में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। तो स्वामित्व योजना के संदर्भ में आप जान लीजिए, एक बेहतर योजना है, भारत सरकार द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। अब देख लेंगे चुनौतियां इसके लिए क्या क्या है। जब आप किसी काम को करने जाते हैं तो आपके सामने सबसे पहले फेस करना होता है, तो चुनौतियों को फेस करना होता है, क्योंकि आप समग्रता को समझते हुए, परिस्थितियों को समझते हुए आप काम की शुरुआत नहीं करते हैं। आप आवश्यकताओं के हिसाब से काम को प्रारंभ करते हैं। जब आवश्यकताओं के हिसाब से काम को प्रारंभ करते हैं तो परिस्थितियों के हिसाब से उसकी मैचिंग करते समय चुनौतियां खड़ी होती हैं, और उस चुनौतियों का समाधान करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो शायद आपका काम में परफेक्शन आता है, काम बेहतर दिखाई देता है और आपकी काबिलियत भी उसमें नजर आती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पंचायतों में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं। तो वास्तविक विकेंद्रीकरण का अभाव दिखाई देता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको कि विकेंद्रीकरण का वास्तविक अभाव इसलिए है क्योंकि हम स्थानीय सरकार तो गांव में चुनते हैं, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम उसको शक्तिशाली बना सकें। हम उसको स्थानीय सरकार के रूप में तो चुनते हैं, लेकिन उसके पास अपना कोई फंड नहीं होता है। अर्थात वह एक तरह से पंचायत राज्य सरकार पर डिपेंड करती है, केंद्र सरकार पर डिपेंड करती है। हम उसको एक तरह से निर्वाचित तो कर देते हैं, लेकिन न्याय देने के पास उसके पास कोई अवसर नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है। तो विकेंद्रीकरण का अभाव, एक्चुअल विकेंद्रीकरण, एक्चुअल डिसेंट्रलाइजेशन का अभाव दिखता है। ये उसकी बहुत बड़ी चुनौती है, समस्या है।
राज्य सरकारों का हस्तक्षेप, बार बार राज्य सरकारें हस्तक्षेप करती हैं, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया हूं, कई प्रकार का इंटरफेयर है, चुनाव देर से कराना, चुनाव में धांधली हो जाना, राज्य सरकार फंडिंग रोक देना, राज्य सरकार को फंड जारी न करना, कई प्रकार के योजनाओं को बीच में बाधित कर देना, कई ऐसी समस्याएं हैं जिसके वजह से राज्य सरकार पंचायतों में इंटरफेयर करती है और यह हस्तक्षेप कहीं न कहीं ग्राम पंचायतों के लिए अहितकर साबित होता है। क्षमता निर्माण की कमी, क्षमता निर्माण की कमी का मतलब यह हुआ कि कहीं न कहीं क्षमता मूलक पंचायतों की स्थापना अभी नहीं की जा सकी है, क्योंकि क्षमता मूलक पंचायत की स्थापना तब की जाएगी जब गांव के हिसाब से पंचायतों का गठन किया जाएगा, गांव की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पंचायतों का गठन किया जाएगा, गांव की संसाधन को ध्यान में रखते हुए पंचायतों का गठन किया जाएगा, तब एक्चुअल क्षमतावान पंचायत विकसित होगा। लेकिन जब इसके अभाव को हम देख पाते हैं तो पंचायतों को क्षमतावान नहीं देखते हैं, पंचायतों को सशक्त नहीं देखते हैं, और यह एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। वित्तीय और तकनीकी बाधाएं, जैसा कि मैंने बता दिया कि फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल जो इश्यूज हैं वह लगातार बने हुए हैं, क्योंकि इस इश्यूज के ही माध्यम से हमारी पंचायत सशक्त नहीं दिखाई देती है, इसकी कमी महसूस करती है पंचायत। यह बहुत बड़ी चुनौती है एक तरह से, जिसे हम फंडिंग के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर करके उन्हें सशक्त बना सकते हैं और इन चुनौतियों से हम पार पा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी वाली व्यवस्था है। अब आ जाते हैं हम पंचायती राज और सेकंड एआरसी, ये भी काफी महत्वपूर्ण हमको नजर आता है, इसको बताए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अधीनस्थता सिद्धांत, ये व्यवस्था जो है अधीनस्थता सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, स्थानीय निकायों का महिला सशक्तिकरण। पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो स्थानीय सेकेंड एआरसी है ये क्या है। सेकेंड एआरसी दोस्तों मैं बता दूं कि सेकेंड एआरसी के अंतर्गत भारत की सरकार 2005 में एक समिति गठित की गई थी, जिसमें प्रशासनिक सुधार के नाम से, द्वितीय प्रशासनिक सुधार के नाम से एक समिति गठित की गई थी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि प्रथम प्रशासनिक आयोग 1966 में गठित की गई थी। मोरारजी देसाई साहब उस प्रशासनिक आयोग के मुखिया थे और भारत में प्रशासन के सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण उन्होंने काम किया था, लेकिन वह प्रशासन एक उच्च स्तरीय प्रशासन था। उसमें प्रशासन के टॉप लेवल पर बदलाव करने थे और उसमें बदलाव हुआ भी, सुझाव अच्छा दिया गया, बार बार क्वेश्चन ही पूछता है। लेकिन द्वितीय प्रशासनिक आयोग 2005 में गठित किया गया था और वीरप्पा मोइली साहब जो कांग्रेस के एक नेता थे, उस प्रशासनिक आयोग के मुखिया के तौर पर उन्हें काम करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने जो अपना सुझाव दिया था उसके आधार पर गांवों के विकास में बहुत सारे बदलाव करने थे, जिसमें प्रशासन को सशक्त करना था, जिसमें विकास योजनाओं को जो है संकेंद्रित करना था, जिसमें पंचायतों को वित्तीय तथा टेक्नोलॉजी को मुहैया कराना था। और इस प्रकार से प्रशासनिक सुधार, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो 2005 में गठित की गई थी, वह बहुत हद तक कामयाब होता हुआ दिखाई दी, क्योंकि 2005 में सुझाव के माध्यम से 2006 में 2 फरवरी 2006 को नरेगा लाया गया। दोस्तों, नरेगा के माध्यम से देश में एक तरह से कह सकते हैं ग्रामीण विकास की क्रांति शुरू हुई और उसी क्रांति के अंतर्गत जॉब कार्ड बनाकर 100 दिनों की गारंटी देने की बात कही गई थी, जिसे 2009 में मनरेगा कर दिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी के नाम से उस नरेगा को जोड़कर उसका नाम मनरेगा कर दिया गया। 2009 में यह काम करना शुरू किया। इसमें दिनों की संख्या बढ़ा दी गई, इसमें जो मजदूरों की जो भत्ता मिलती थी उसको बढ़ा दिया गया। इस तरह से काम लगातार चल रहे थे। केंद्र सरकार के द्वारा यह फंडिंग दी जा रही थी। यह संपूर्णतः केंद्रीय वित्त पर आधारित यह एक तरह से योजना थी। उसी योजना के बाद एक नया बदलाव अभी 2025 में लाया गया है, जिसमें सशक्त भारत के अंतर्गत जी राम जी योजना को कर दिया गया है, अर्थात मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना ला दी गई है। आपको इसके लिए किसी दिन अलग से वीडियो में बनाकर आपको डिटेल इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि जी राम जी योजना पूरी तरह से मनरेगा को रिप्लेस करके उस जगह पर लाई गई एक योजना है, जिसमें मनरेगा में 100 दिनों के लिए जॉब की गारंटी हुआ करती थी, इसमें 125 दिनों की जॉब की गारंटी है।
मनरेगा पूरी तरह से केंद्र के फाइनेंस पर आधारित योजना थी और जी राम जी योजना में 60% केंद्र और 40% राज्यों की फाइनेंस को शामिल किया गया है। हालांकि सरकार कह रही है कि केंद्र शासित प्रदेश में 100% केंद्र की योजनाओं द्वारा संचालित जी राम जी योजना होगा और जो विशेष प्रकार के राज्य हैं जिसमें आपके पूर्वोत्तर राज्य हो गए, आपके आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तटवर्ती कुछ राज्य होंगे, इस तरह से उड़ीसा हो गया, ऐसे राज्यों के लिए सरकार का कहना यह है कि 90% केंद्र सरकार की फाइनेंस होंगे और 10% राज्य सरकारों के फाइनेंस होंगे। लेकिन सामान्य राज्यों में एक तरह से यह योजना मूल रूप से 40 और 40 के रेशियो में बटा हुआ रहेगा। तो ये द्वितीय प्रशासनिक आयोग द्वारा सुझाए गए व्यवस्था की परिणति थी, जो नरेगा मनरेगा होते हुए हम जी राम जी योजना के अंतर्गत हम इसको देख पाते हैं। तो स्थानीय निकायों का महिला सशक्तिकरण होना ये बहुत अनिवार्य है और इस कार्य को मैं पहले ही बता चुका हूं कि कहीं ना कहीं पंचायती राज में सेकेंड एआरपी काफी बड़ा रोल अदा किया और उसी रोल को हम लोग आगे बढ़ाए और आज जी राम जी योजना तक पहुंच गए हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत हम महिला सशक्तिकरण के लिए किए हुए हैं या आगे करें हम, ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है। और इस प्रकार के प्रशासनिक आयोग का पुनः गठित करें, क्योंकि प्रशासनिक आयोग 2005 में गठित हुई थी, 20 वर्ष का कार्यकाल हो गया। अब पुनः ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए नए आधुनिक और टेक्नोलॉजी आधारित विषय को गांव में स्टेबल कराने के लिए एक नई प्रशासनिक आयोग की जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि पहली प्रशासनिक आयोग 1966 में गठित की गई थी और दूसरी प्रशासनिक आयोग 2005 में गठित की गई। इस बात को हम उल्लेखित करेंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम यह बात जान पाए आज की पंचायतों में हमारे देश की जो मैन पावर लगी हुई है, देश की जो हिस्सेदारी लगी हुई है, देश का विकास जिस तरह से पंचायती राज के अंतर्गत किया जा रहा है वह कितनी बड़ी एक तरह से स्कीम है और कितने बड़े परिक्षेत्र को कवर करता है। तो इसे ध्यान रखते हुए सरकार को पूरी तरह से अपनी योजनाओं में एक अच्छा सा जगह देना चाहिए ग्राम विकास के लिए, ग्राम पंचायत के लिए। और कोशिश सरकार को ये करनी चाहिए कि महात्मा गांधी के जो सपने थे राम राज्य, उसकी स्थापना हो सके। और उसकी स्थापना तभी हो सकती है जब गांव को सशक्त बनाया जाएगा, गांव को जिम्मेदार बनाया जाएगा, गांव को वित्तीय आधार पर मजबूत बनाया जाएगा। और यह जैसे जैसे भारत में संवैधानिक बदलाव को करनी हो या एक किसी प्रस्ताव को लाकर या किसी समिति और संगठन को गांव में भेजकर अगर इसे सशक्त करने की बात हो तो निश्चित तौर पर हम उस कार्य को करें। क्योंकि आपने देखा होगा सहकारिता मंत्रालय भारत में पहली बार गठित किया गया है, जो गांव के विकास और गांव के लोगों के समुदायों के बीच में कार्य करने के लिए तत्पर इस समय दिखाई दे रही है। इस प्रकार के और भी बदलाव करने होंगे, क्योंकि जब तक गांव विकसित नहीं होगा तब तक भारत विकसित नहीं होगा। जब तक गांव मजबूत नहीं होगा तब तक भारत मजबूत नहीं होगा। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक भारत सशक्त नहीं होगा। और हम भारत को सशक्त होते हुए तब देख पाएंगे जब भारत के गांवों को सशक्त होते हुए देख पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। आज की वीडियो के लिए देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू।